प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम आपको वाक्य के विषय में अध्ययन कराएंगे। वाक्य, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो भी शब्दों का प्रयोग हो वो सार्थक हों और व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित हों। तो ऐसे शब्दों का समूह जो होता है, जो हमारे विचारों को, भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की थी। राम ने धर्म की स्थापना की थी, यह पूर्ण वाक्य है। तो वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, वे निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 सार्थकता, नंबर 2 आकांक्षा, नंबर 3 योग्यता, नंबर 4 आसक्ति या निकटता, नंबर 4 पदक्रम और नंबर 5 जो है पदक्रम और नंबर 6 जो है अन्वय। ये आवश्यक तत्व होते हैं इसके वाक्य के लिए। तो इसको अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। सबसे पहले क्या होता है? सार्थकता। सबसे पहले होता है सार्थकता। अब सार्थकता का अर्थ होता है कि वाक्य में जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सार्थक होने चाहिए। अगर वाक्य में कुछ निरर्थक शब्द आ जाते हैं, नंबर 1 सार्थकता। सार्थकता, तो वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं वो सारे सार्थक होने चाहिए, उनका सही अर्थ निकलना चाहिए। निरर्थक शब्दों के वाक्य में आ जाने से अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे आपको, हम कई बार कहते हैं मुझे पानी वानी चाहिए, मुझे पानी वानी चाहिए। अब यहाँ वाणी शब्द जो है, पानी तो ठीक है, प्यास लगी है इसलिए पानी चाहिए। अब वाणी क्या है? ये निरर्थक शब्द है, इसलिए अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ वाणी शब्द निरर्थक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, राम को रोटी वोटी दे दो। राम को रोटी वोटी दे दो, रोटी वोटी दे दो। अब इसमें रोटी शब्द सही है, लेकिन बोटी जो आ गया वो निरर्थक शब्द है, तो अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए बोटी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राम को रोटी दे दो, मुझे पानी चाहिए। इसी तरह कपड़े वपड़े पहन लो, कपड़े वपड़े पहन लो, कपड़े वपड़े पहन लो। यहाँ वपड़े शब्द जो है वो निरर्थक है, इससे अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हमेशा ही वाक्य में सबसे पहले हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सार्थक हों, जिनका अर्थ निकट सके। निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है आकांक्षा। दूसरा पॉइंट है आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है? वाक्य में एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की जो तीव्र मतलब उत्कंठा होती है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। वाक्य में एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा होती है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे हमने कुछ बोल दिया कि आप देखिएगा, जैसे दिन में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, ये वाक्य बोल दिया, दिन में काम करते हैं। अब यह वाक्य अपूर्ण है, ये हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, आकांक्षा उत्पन्न होती है कि कौन दिन में काम करते हैं। प्रश्न करेंगे कौन दिन में काम करते हैं, तब वाक्य पूरा होगा। अब इसको हम लिख दें, सभी लोग दिन में काम करते हैं। तो ये वाक्य पूरा हो जाता है।
और अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं आती है। तो आकांक्षा, वाक्य में एक पद को सुन करके दूसरे पद को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे बताया दिन में काम करते हैं, ये अपूर्ण वाक्य है। इसमें प्रश्न जब हम करते हैं कौन काम करते हैं, जब उत्तर में लिख देते हैं सभी लोग दिन में काम करते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है, अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। तीसरा है योग्यता। तीसरा पॉइंट होता है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त मतलब वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द होते हैं सबको अपना अर्थ प्रदान करने में सहायता देनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक शब्द जो है उसकी योग्यता होती है अपना अर्थ प्रदान करने में। अब जैसे तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। अगर कोई शब्द अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पर वाक्य सही नहीं होता है, गलत हो जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है, तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता है। एक उदाहरण है, जैसे आप देखेंगे किसान लाठी से फसल काटता है, फसल काटता है। अब यहाँ पर लाठी शब्द प्रयोग कर दिया। लाठी की योग्यता फसल काटने की नहीं होती है। लाठी जो होती है वो मारने के लिए होती है, चोट पहुँचाने के लिए होती है, इसलिए अर्थ समझने में कठिनता का अनुभव हो रहा है। इसलिए लाठी की जगह अगर हम प्रयोग करें किसान हंसिए से, हंसिया जो होता है फसल काटने के लिए दराती है हंसिया, हंसिए से फसल काटता है, फसल काटता है, तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में आता है। इसलिए ऐसे शब्दों का मतलब वाक्य में प्रयोग करना चाहिए जिसकी योग्यता पूरी हो। इसी तरह से एक और उदाहरण है कि राम को बहुत प्यास लगी है, उसे गर्म दूध दे दो। तो गर्म दूध जो है प्यास को शांत नहीं करेगा। वाक्य होगा राम को बहुत प्यास लगी है, उसे ठंडा पानी दे दो, ठंडा पानी प्यास बुझाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका आसक्ति या निकटता। आसक्ति या निकटता, चौथा पॉइंट है आसक्ति और निकटता। आसक्ति और निकटता। ये जो है इसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि वाक्य में जब एक शब्द के उच्चारण के बाद हमें दूसरे शब्द का उच्चारण या पद का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात जो भी शब्दों का उच्चारण वाक्य में कर रहे हैं वो पास पास होने चाहिए, निकट होने चाहिए। मान लो हम बहुत बहुत दूर लिखेंगे या बहुत देर बाद बोलेंगे तो जो वाक्य का अर्थ जो है समझने में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे एक उदाहरण है, मैं आपको निबंध लिखाता हूँ। अब ऐसे बोलूँ मैं आज कह दिया, बहुत देर बाद कहूँ आपको, फिर बहुत समय के बाद कहूँ निबंध, फिर कहता हूँ लिखाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होगा, बात समझ में नहीं आएगी, धीमी गति का समाचार हो जाएगा। इसलिए वाक्य में निकटता होनी, पदों के मध्य निकटता होनी बहुत आवश्यक होती है, तभी वाक्य अच्छी तरह से समझ में आता है। इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए, मैं आपको निबंध लिखाता हूँ। इस तरह से लिखेंगे तो वाक्य के अर्थ को समझने में आसानी होती है। दूर दूर लिखने देने से मतलब निकटता का अभाव हो जाता है और वाक्य को आसानी से समझा नहीं जाता है, अर्थ को समझने में गतिरोध उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है पदक्रम। पदक्रम वाक्य में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है।
वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों का, सार्थक पदों का एक निश्चित व्याकरण की दृष्टि से क्रम होता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। इसको हम कहते हैं पदक्रम। तो इसको उचित होना चाहिए, पदक्रम उचित होना चाहिए। अगर पदक्रम में थोड़ी भी इधर उधर हमने गलती कर दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण में बता रहा हूं, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, इसमें पदक्रम गलत हो गया। पहले खरगोश को काटेंगे फिर गाजर खिलाएंगे, ले खा ले तो गलत हो जाता है। इसको ऐसे ना लिख करके सही होगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। गाजर काट कर खिलाओ। तो पदक्रम का सही उपयोग न करने पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए पदक्रम को सही रूप से हमें प्रयोग करना चाहिए वाक्य का अर्थ समझने के लिए। अगला है पॉइंट जो अन्वय, 6वां जो है अन्वय। वाक्य में अनेक पदों का समूह होता है, अतः पदों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि, काला आदि के साथ सामंजस्य बिठाना आवश्यक होता है। अगर कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग लगानी चाहिए, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग लगानी चाहिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे लिख दिया वाक्य में, गाय चरते हैं, तो ये वाक्य जो है गलत हो जाता है। इसको हम लिखेंगे गाय चरती है। गाय जो है एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन लगाई जाएगी। गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए चरते नहीं चरती लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो है 6 वाक्य के जो होते हैं आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहले सार्थक होना चाहिए, दूसरा आकांक्षा होनी चाहिए, तीसरी योग्यता होनी चाहिए, चौथा जो था वो उसमें निकटता होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, 5वां पदक्रम सही होना चाहिए और अन्वय सही ढंग से करना चाहिए। तो ये तो थे वाक्य के आवश्यक तत्व। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 होते हैं। वाक्य के अंग 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग ये 2 होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय होता है। तो अब प्रश्न उठता है, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? तो उद्देश्य जो होता है वो किसे कहते हैं? उद्देश्य जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द जो होता है उद्देश्य होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है, प्राय कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। तो राम जो है उद्देश्य है। अब विधेय क्या होता है? कर्ता के विषय में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या क्रिया के विस्तारक जो शब्द होते हैं या कर्म के विस्तारक शब्द जो होते हैं वे सभी विधेय के अंतर्गत आते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में राम पढ़ता है, तो पढ़ता है जो है ये विधेय है, और ये जो करता है वो पढ़ता क्रिया जो है विधेय है, इसको विधेय लिख देंगे क्योंकि राम के विषय में बता रहे हैं क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है। यह जो है उद्देश्य हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अब उसके पश्चात आ जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद करने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, या वाक्य भेद लिख दें या वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य के भेद या वाक्य भेद, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? नंबर एक, सरल वाक्य। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य है जिसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है और सीता खेलती है, सीता खेलती है। राम पढ़ता है और सीता खेलती है। एक सरल वाक्य है, एक सरल वाक्य है, दोनों को और संयोजक के द्वारा मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होता है। तो सरल वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़कर बने हुए होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक में और, किंतु, परंतु, अथवा या आ सकता है। तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहते हैं इसको। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान वाक्य होता है, उस शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी ने, उदाहरण के लिए गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। तो इसमें एक मुख्य, गांधी जी ने कहा ये तो मुख्य प्रधान उपवाक्य है और सदा सत्य बोलो ये आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है प्रधानाध्यापक ने कहा प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, इसलिए कोई विद्यार्थी नहीं आएगा, कोई विद्यार्थी
स्कूल में नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, प्रधानाध्यापक ने कहा ये तो जो है मुख्य प्रधान वाक्य है, कल स्कूल बंद रहेगा इसलिए कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा, ये जो है आश्रित उपवाक्य है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। अब आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ये 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है आप देख लेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के होने का सामान्य कथन होता है, अर्थात जिससे सीधा अर्थ निकलता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का होने का सामान्य कथन होता है या जिससे सीधा या सामान्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसको साधारण या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य गर्मी देता है, सूर्य गर्मी देता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। खिलाड़ी खेलते हैं। ये सभी विधान का भी पालन कर रहे हैं, कानून का भी पालन कर रहे हैं। सूर्य गर्मी देना काम करता है, विद्यार्थी का पढ़ना काम है, खिलाड़ी का खेलना है। अगर ये दूसरा काम करेंगे तो विधान का पालन नहीं होगा, इसलिए विधानवाचक वाक्य या साधारण वाक्य भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें आपके नेगेटिव सेंटेंस कहते हो इंग्लिश में। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है। जिस वाक्य में क्रिया के नहीं होने का पता चलता है वो उसको नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं पढ़ता है। नंबर 3 प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जिस वाक्य से हमको प्रश्न किए जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ते हैं, क्या मोहन पढ़ता है। या मोहन क्या पढ़ते हैं। तो जहाँ जिस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। क्या मोहन पढ़ता है। उसके बाद आ जाता है आज्ञार्थक या चौथा लिख देंगे विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिससे शोक, घृणा आदि का पता चलता है
उससे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अरे तुम आ गए, यहाँ क्या है, ये चिन्ह विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, अरे तुम आ गए, छी गंदा है, गंदा है। ये आदि इनका जो प्रयोग किया जाता है विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक जो भी होते हैं इस प्रकार के वाक्य में, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आज्ञातक, आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 5 आज्ञावाचक। जिस प्रकार के वाक्यों से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति लेने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें आज्ञा ली जा रही हो या परमिशन, अनुमति ली जा रही हो उसे, या आज्ञा दी जा रही हो या अनुमति दी जा रही हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर। या तू भाग जा, यहाँ भी आदेश दिया जाता है, तू भाग जा, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये आदेशात्मक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 6 पे आ जाता है संदेहवाचक वाक्य, नहीं इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध होता है, बख्शा जो बोलने वाला है उसकी इच्छा का, आशीर्वाद का या शुभ कामना का हमें बोध होता है, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, या दीर्घायु हो, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, लंबी उम्र वाले हो जाओ, ठीक है ना, दीर्घायु भव। इस प्रकार इच्छावाचक वाक्य होता है। उसके बाद 7वां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह रहता है, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट होती है वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम शायद पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाएगा, राम शायद उत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा शायद का प्रयोग किया गया है, या संभावना है, शक है, थोड़ा सा पास हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य। शायद आज बरसात होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ भी जो है संदेह है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद 8वां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है, अर्थात जिस वाक्य में कोई मतलब वाक्य को पूरा होने के लिए कोई शर्त प्रकट हो जाती है उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। एक बात को पूरा होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, या वाक्य को बात को पूरा करने के लिए शर्त रख दी जाती है, उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती।
फसल वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो प्रथम स्थान प्राप्त करते, तो प्रथम स्थान प्राप्त करते। तो ये होते संकेतवाचक वाक्य जिसमें एक शर्त रखी हुई होती है या एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से वाक्य के बारे में आपको वाक्य की परिभाषा बताई गई, वाक्य के जो आवश्यक तत्व थे वो 6 बताए गए। उसके बाद वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया गया। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके जो भी है लिखा हुआ मैं आपके लिए भेज दूंगा, उसको आप मुख्य उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। धन्यवाद।